हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भदौरिया जिस क्लास में। आप सभी को परेशानी के लिए खेद बताता हूँ कि मोस्टली आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई कि मतलब हमारे साथ के ही टीचर दीपक यादव सर की सडनली मौत हो गई। तो मैं उन्हीं के यहाँ से जस्ट थोड़ा सा लेट हो पाया और उनके यहाँ से आ पाया। तो थोड़ी देर के लिए उनके लिए मौन रख लेते हैं और 1 सेकंड के लिए उनके लिए मौन रखते हैं और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन जल्दी ही। अभी क्या है, मुरैना में दीपक यादव सर का अभी हाल ही में देहांत हो गया। तो हमारे साथ के ही टीचर थे और लगभग लगभग अचानक ही उनकी ऐसी दुखद खबर हमारे सामने आई, तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा लगा और मैं उनके पास से आते आते थोड़ा सा लेट हुआ। और इसीलिए दोस्तों थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा और आप लोगों से कहूँगा कि 1 मिनट के लिए मौन रखें। चलिए हम एक मिनट का मौन रखते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए। चलिए अभी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद मिथुन जी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हमने अभी दीपक यादव सर के लिए 1 मिनट का मौन रखा और लगातार भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा किसी के साथ ना हो। और लगभग लगभग जो भी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर मैं डालने वाला हूँ। आप दोस्तों को क्लियर करना है। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? बताइए। दीपावली, क्रिसमस, होली, ईद उल फितर। तो बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन के आंसर देंगे और आप लोगों को आंसर भी देने हैं। तो निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। दीपावली, क्रिसमस, होली, ईद उल फितर। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे अभी क्वेश्चन का आंसर्स। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। बाकी की सारी चीज़ें क्लियर ही हैं। तो आप सभी को ये क्या करना है, जैसे ही क्लास आप लाइव आ रहे हो और उसको क्लियर करते चले। मैं पहले क्वेश्चन का आंसर्स आपको जल्दी से क्लियर करा देता हूँ। चलिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो दीपावली बिल्कुल करेक्ट होगा और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए हरिद्वार, उज्जैन, नासिक या सभी। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे। कुंभ मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, सभी। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। ABCD जो भी अच्छा लगता है जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया आरती, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मैं जल्दी से चेक कराऊंगा, ये सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है वो ये सभी जगह पर होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद। 4 जगह होता है कुंभ और आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपको कमेंट्स करना है। बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे। जय हिंद गणेश सूर्यवंशी जी। चलिए जल्दी से जय हिंद आपको भी। तो जल्दी से क्लियर करेंगे, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। बहुत बढ़िया, मंगल ग्रह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? कमेंट्स करेंगे। सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, सभी। तो जल्दी से क्लियर करिए, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? जल्दी से कमेंट्स करेंगे सभी दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों को जय हिंद जी, जय हिंद धनंजय जी। चलिए बहुत बढ़िया। अभी जल्दी से क्लियर करेंगे ये सभी। तो कुछ क्वेश्चन GS के हैं, साइंस के हैं, आगे के सभी क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट लेने वाले हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पर ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ, साइंस के क्वेश्चन भी होंगे जगदीश कुमार जी, साइंस के क्वेश्चन भी होंगे। अभी आप पेशेंस रखिए, लगातार आपको मिलते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सेंटोरस, सूर्य, मंगल, शनि। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सेंटोरस, सूर्य, मंगल, शनि। कमेंट्स करें जल्दी से। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आपको जल्दी से कमेंट्स करना है और मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल करेक्ट। देखिए चलिए बिल्कुल करेक्ट है, सूर्य। देखिए पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है वो सूर्य है और सूर्य के बाद जो दूसरा निकटतम तारा है वो सेंटोरस है। याद रखेंगे, अगर कभी क्वेश्चन आए पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है तो हम लगाएंगे सूर्य। और पृथ्वी के बाद, सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा जो है वो सेंटोरस होता है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है? आपको बताना है। अरुण, शुक्र, बृहस्पति, वरुण। तो जल्दी से कमेंट्स करें। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। अरुण, शुक्र, बृहस्पति, वरुण। कमेंट्स करिए। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे।
बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है वरुण। तो मैं जल्दी से चेक करूंगा, वरुण बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है जल्दी से। शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो कमेंट्स करेंगे निम्न में से किस ग्रह को बुध नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो कमेंट्स करिए ABCD। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है पृथ्वी। चलिए आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो हम किस ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड, टाइटन, चंद्रमा, डिमोस। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, गैनीमीड, टाइटन, चंद्रमा, डिमोस। तो कमेंट्स करें जल्दी से। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है, तो आपको जल्दी से कमेंट करना है। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे अभी। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, जल्दी से कमेंट्स करें। चलिए देखिए मैं चेक करा देता हूँ जल्दी से। आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए गैनीमीड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए गैनीमीड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है, याद रखेंगे। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है, आपको बताना है मंगल, बुध, शुक्र, बी और सी दोनों। तो जल्दी से कमेंट करेंगे निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों। कोई बफरिंग नहीं है, अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग अपने पिक्सल को डाउन करिए और उसके बाद में क्लियर करिए। चलिए जल्दी से बताएंगे निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है, कमेंट्स करें जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बी और सी दोनों। तो आपको ऑप्शन डी भी चुनना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइए। बुध, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा फास्ट ही चला रहे हैं और यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, बुध बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध होगा, ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, आपको जल्दी से कमेंट करना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, वर्ष 1940 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। ऑप्शन ABCD जो भी है आपके स्क्रीन पर हैं, आप जल्दी से अपना आंसर देंगे दोस्तों। तो बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी दोस्त। वर्ष 1940, 42, 46, 47। तो कमेंट्स करेंगे। देखिए दोस्तों जल्दी से क्लियर करते हैं, बहुत सारे दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको बता दूं वर्ष 1942 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1942 में। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, बताइए। 16 अगस्त 1940 को, 15 अगस्त 1940 को, 14 अगस्त 1940 को, 17 अगस्त 1940 को। तो कमेंट्स करेंगे मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप लोग। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, स्वामी सहजानंद ने, भवन सिंह ने। तो कमेंट्स करें, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, कमेंट्स करिए जल्दी से। ऑप्शन ABCD जो भी आपको अच्छा लगता है जल्दी से कमेंट्स करें। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सभी का बिल्कुल करेक्ट है, मैं चेक कराऊंगा जल्दी से। महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, बताइए। वर्ष 1925 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1936 में, वर्ष 1940 में। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। याद करिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित है, कंपाराम, गौर शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, बाबा रामचंद्र। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, कौन अवध किसान सभा से संबंधित है, कंपाराम, गौर शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, बाबा रामचंद्र। तो जल्दी से कमेंट्स करें दोस्तों। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबा रामचंद्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अवध किसान सभा से जो संबंधित थे वो बाबा रामचंद्र थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, बताइए जल्दी से। SC मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, SC मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बहुत बढ़िया, फ्यूचर फौजी जी। चलिए मैं चेक कराऊंगा जल्दी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का।
संविधान सभा का जो स्थायी सदस्य चुना गया वो किसको चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं आपकी स्क्रीन पर, कि हम आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा। तो देखिए, निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कमेंट्स करेंगे जीवी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एस सी मुखर्जी। तो कमेंट्स करें जल्दी से, निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे, निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? जीवी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एस सी मुखर्जी। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बेटा दो याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। कमेंट्स करेंगे 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए मैं क्लियर करा देता हूं जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। तो संविधान में 3 सूचियों का वर्णन जो किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। आपको याद रखना है, ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। अंकित जी बिल्कुल करेक्ट हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? आपको क्लियर करना है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। जो जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। तो संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी। चलिए मैं चेक करा देता हूं आप लोगों को जल्दी से क्लियर। 8वीं अनुसूची बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और ये आपको याद रखना है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? आपको बताना है, मान्यता प्राप्त भाषाओं से, नगर पालिकाओं से, पंचायती राज से, शपथ से। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखते हैं कितने दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट्स करें दोस्तों। देखिए आप लोगों को पता है, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो याद रखिए, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं आती हैं। तो आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको आपको क्लियर करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, वो देख लीजिए। भोजन का अनिवार्य अवयव है, आपको बताना है, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो कमेंट्स करेंगे, भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया अंकित जी, बिल्कुल करेक्ट है आप, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी चुनिए, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो जल्दी से बताइए, मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। आपको याद रखना है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, आपके लिए क्या इंपोर्टेंट बनेगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। कमेंट्स करेंगे, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। बेटा आज का जो टेस्ट पेपर है वो टेक्निकल को ध्यान में रखकर नहीं है, ओवरऑल जीके जीएस स्पेशल है। आपको इसमें साइंस में मिलेगा, आपको फिजिक्स में मिलेगा, आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, आपको बायोलॉजी और जीएस भी मिलेगा। तो आप तो ओवरऑल टेस्ट दे रहे हो। आप याद रखिए, यहाँ पर बायोलॉजी होने से ये मत समझिए कि आपके लिए नहीं है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो टेक्निकल के लिए ही रेगुलर क्लास नहीं ले सकता, दोनों के लिए लूंगा। तो आप लोगों को कवर करना है, अभी आप बायोलॉजी के क्वेश्चन लगाइए, इसके बाद आपको टेक्निकल के लगाने, टेंशन बन गई है। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन हैं आज, याद रखेंगे। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है, आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। चलिए मैं चेक कराऊंगा जल्दी से। स्टार्च का, देखिए बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, स्टार्च का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। याद करिए जल्दी से और आंसर दीजिए। चलिए शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टो, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
एक सेकेंड वेट करेंगे दोस्तों, मैं भी आया। बीच में पूरी क्लास का ही सत्यानाश करते तो मतलब घर में मोहल्ला में ऐसे चला रहे हो, कभी मुझे बता 5 मिनट के क्लास बंद करके तुम्हें बोल भी आना पड़ता है। 25 लोग मना कर रहे हैं तो चिल्लाए वो बंद मना कर। कुछ नहीं है दोस्तों, बस बाकी का कोई प्रकरण नहीं, लाइट ऑफ नहीं है, बाकी का सब चीजें क्लियर है। बस थोड़ा सा शोर हो रहा था तो उसे मैंने कम करने के लिए बात करी है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, आपको बताना है। लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। कमेंट्स करेंगे जल्दी से, जल्दी से कमेंट्स करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो कमेंट्स करें जल्दी से दोस्तों। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है इस चीज को, और मैं चेक कराऊंगा आपको जल्दी से कि ग्लूकोज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो कमेंट्स करेंगे मुख में स्टार्च शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करना है कौन सा एंजाइम करता है, तो कमेंट्स करें। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, बहुत सारे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टाइलिन इज अ करेक्ट आंसर। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि मुख में स्टार्च का पाचन, शर्करा का पाचन करने वाला एंजाइम जो होता है वो टाइलिन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। तो बताइए पाचन तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है। देखते हैं कितने दोस्त अपना लॉजिक लगा के बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो आपको मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताना है कि पाचन तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है। तो कमेंट्स करेंगे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए कॉर्निया जो होता है वो आंख में होता है, ना कि पाचन तंत्र में। तो आपको याद रखना है, बाकी के सभी हिस्से हैं, कॉर्निया नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी दोस्तों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी दोस्त। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे आप सभी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके लिए। तो ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, इसलिए एंजाइम को कहते हैं। तो ये किसी भी क्रिया को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, याद रखेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, उत्प्रेरक की तरीके काम करते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है। तो जल्दी से कमेंट्स करें आप सब दोस्तों। प्लीज क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमसे जुड़ पाए। आपको पहले भी बोला गया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को क्लास शेयर करनी है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो मैं क्लियर कराऊंगा जल्दी से, रेनिन इज अ करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिकतम पोषक तत्व तो रक्त में कहां से अवशोषित किया जाता है। तो बताइए बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से, पेट से। तो कमेंट्स करेंगे आप, अधिकतम पोषक तत्व तो रक्त में कहां से अवशोषित किया जाता है, बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत, पेट। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे, देखते हैं कितने दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। गुड इवनिंग देवेश जी। चलिए बहुत बढ़िया, सवाराम गुरिया, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा छोटी आंत। देखिए भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है छोटी आंत में ही है, पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा छोटी आंत। आगे बढ़े, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। बताइए नर्म लोहा, निकिल, तांबा, स्टेनलेस स्टील। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। एबीसीडी जो भी आंसर देना है आपको जल्दी से आंसर देना है। चलिए बहुत जल्दी अपने आंसर देंगे आप मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, नर्म लोहा, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण दोनों। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे आप, लेंज का नियम किसका नियम है। कमेंट्स करें जल्दी से आप सभी। चलिए बहुत बढ़िया, लगातार इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देने हैं, और मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा आपके लिए। ऊर्जा संरक्षण का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऊर्जा संरक्षण का नियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, वो देख लीजिए। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? बताइए, अतिरिक्त ध्रुव, यादृच्छिक ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव, परिणामी ध्रुव। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? कमेंट्स करेंगे जल्दी से। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है परिणामी ध्रुव। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? आपको बताना है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण से उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया। तो लगातार आपको याद रखना है दक्षिण से उत्तर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 575 डिग्री सेंटीग्रेड, 635 डिग्री सेंटीग्रेड, 780 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? चलो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया, देखिए सभी का बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से चेक करेंगे। 780 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मतलब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो आपको ये बताना है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी। तो भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशल पार्टी। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। तो जल्दी से कमेंट्स करिए। देखिए आप लोगों को बता दूं, लेबर पार्टी के नेता थे उस समय, है ना? तो आपको याद रखना है यहाँ पर लेबर पार्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896, 1905, 1930, 1943। कमेंट्स करेंगे जल्दी से, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1896। तो आप लोगों को याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 में। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? लॉर्ड विलियम बेटिंग, चार्ल्स मैडकॉफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हेडिंग। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? लॉर्ड विलियम बेटिंग, चार्ल्स मैडकॉफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड होर्डिंग। जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों, सभी दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो जल्दी से चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1851 में, 1861 में, 1871 में, 1881 में। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से, कमेंट्स करके बताएं बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1861 में। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया, लैरी कॉलिंस और डिकीनी लापियर। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? कमेंट्स करेंगे जल्दी से, जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी, जल्दी से कमेंट्स करेंगे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे आपसे। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी बनेगा, राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो ध्यान रखिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है हीमोग्लोबिन में, एमएम में, मिलीग्राम के प्रति डेसी लीटर में, भाग प्रति मिलियन मीटर में, ग्राम प्रति लीटर में। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में मापा जाता है? बहुत बढ़िया, देखिए आपको पता है HgMM में मापा जाता है रक्तदाब को। तो आपको क्लियर करना है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? जल्दी से कमेंट्स करेंगे। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20, 25। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया अंकित जी, बिल्कुल करेक्ट है। अमीनो अम्लों की संख्या मानव शरीर में 20 ही होती है, तो आपको याद रखना है। और 20 ही अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बताइए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। जल्दी से कमेंट्स करेंगे। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। कमेंट्स करें जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे। बहुत बढ़िया जगदीश कुमार जी, बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। तो जल्दी से क्लियर करेंगे, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? बताइए, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूलता वर्धक। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है?
तो जल्दी से कमेंट करें आप सब। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए शरीर का निर्माण करने वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी के। तो मैं जल्दी से चेक कराऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को चेक करना है। शरीर का निर्माण करने वाला ही कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड्स। जल्दी से कमेंट करें एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड। जल्दी से कमेंट्स करेंगे। देखो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, याद रखिए। आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसका विशेष प्रतिरोध उच्च है, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता, व सी दोनों। कमेंट्स करेंगे जल्दी से, जल्दी से कमेंट्स करेंगे। बहुत बढ़िया सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाइक्रोम के तार के हीटिंग एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बी और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप लोग याद कर लेंगे और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बी व सी दोनों होंगे क्योंकि इसका विशेष प्रतिरोध भी उच्च होता है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? जल्दी से कमेंट्स करेंगे। तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने % भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है बताना है आपको। 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%। तो जल्दी से क्लियर करेंगे दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन क्लियर करना है, जल्दी से अपना आंसर तो कमेंट्स करें जल्दी से। देखिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि 60 से 70% पार्ट ट्यूबलाइट जो होती है वो रिफ्लेक्टेड करती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित घरेलू उपकरण है, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट या उपयुक्त सभी। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित घरेलू उपकरण है, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं चेक कराऊंगा जल्दी से, उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो डालते हैं, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। देखिए 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 5 घंटे प्रतिदिन चलता, 10 घंटे प्रतिदिन जलता है, 5 रुपए प्रति मिनट बिजली खर्च होती है, बटे में लगाएंगे 1000, इस तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इस जीरो से ये जीरो काटेंगे, 10 से हम 10 को हटा देंगे पूरा, बचा कितना 5। तो आंसर क्या बनेगा आपका 5। तो कितना यूनिट बनेगा 5 यूनिट। तो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी। तो याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत विभव। कमेंट्स करें किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत विभव। तो जल्दी से कमेंट्स करना है आप लोगों को। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है विद्युत ऊर्जा की। तो आपको याद रखना है किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। डेफिनेटली सभी लोग करेक्ट हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स दें और क्लियर करें। प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, आप लोगों का ये काम है और आप करें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जल्दी से क्लियर करिए। रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो कमेंट्स करेंगे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो कमेंट्स करें जल्दी से। चलिए तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। तो भोजन को पचाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता इंपोर्टेंट होती है? तो वो याद रखिए। देखिए इस जगह पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है देवेश भारद्वाज का, एंजाइम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डालता हूं मैं, देख लिए। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो आपको जल्दी से कमेंट्स करना है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। कमेंट्स करें जल्दी से दोस्तों। देखिए लार जो पाचन में मदद करती है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालेंगे जल्दी से। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, एक्स है। एस्टिक अम्ल, मेथोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। कमेंट्स करें जल्दी से, कौन सा अम्ल है? एस्टिक, मेथोनिक, हाइड्रोक्लोरिक, सिट्रिक अम्ल। कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों। चलिए बिल्कुल करेक्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। यकृत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। कमेंट्स करें जल्दी से। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो सर्वाधिक भोजन से अवशोषण जो होता है भोजन का सबसे छोटी आंत में होता है, याद रखिए। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, आपको बताना है 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे सभी दोस्त। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन, आपको 10वां मतलब बी वाला ऑप्शन लगाना है, 10वीं अनुसूची, तो याद रखिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, आपको बताना है यूएसए से, ब्रिटेन से, रूस से, कनाडा से। तो जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए ऑप्शन बी सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्टली चुना है। तो ब्रिटेन से ली गई है, शासन की संसदीय प्रणाली को किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लोगों को याद रखना है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट ही है। तो आगे बढ़ेंगे जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई, आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। कमेंट्स करें। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया धनंजय जी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की व्याख्या, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो आपको जल्दी से क्लियर करना है, भारत संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, जल्दी से कमेंट करेंगे। एबीसीडी ऑप्शन है, आपको जल्दी से क्लियर करना है दोस्तों। चलिए जल्दी से क्लियर करें आप सभी। चलिए बिल्कुल करेक्ट है जर्मनी, देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखकर ही भेज दिया जर्मनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्य के नीति निर्धारक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका सॉरी। तो जल्दी से कमेंट करेंगे नीति निर्धारक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्लियर करेंगे। ओके बहुत बढ़िया, मयंक श्रीवास्तव आयरलैंड से लिए गए हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व जो लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, अमाशय, अग्नाशय, वृक्क, यकृत। तो कमेंट करें जल्दी से दोस्तों। तो बायोलॉजी के डाल दिए। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, अमाशय, अग्नाशय, वृक्क, यकृत। कमेंट करेंगे जल्दी से दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना है कि विषैले पदार्थ जो भी, अगर मान के चलो किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर जहर खाने से भी होती है तो उसके लिवर की जांच की जाती है। आपको याद करना है जितना भी विषैला पार्ट होगा वो हमारे कहां पर मिलेगा, यकृत में मिलेगा, याद रखिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन है एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। पेप्सिन है एक एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज। कमेंट्स करें जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे, पेप्सिन क्या है। चलिए पेप्सिन एक एंजाइम है, आप लोगों को मालूम ही है, मोस्टली ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा आप सभी का, याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन का अमीनो एसिड में, वसा को वसा अम्ल में। तो आपको जल्दी से क्लियर करना है, पेप्सिन बदल देता है किस में बदल देता है, आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना है मुझे, और जल्दी से कमेंट्स करके आंसर देंगे जल्दी से। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, देखिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी के। चलिए जल्दी से चेक करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको ये सारे काम करते रहना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, शर्करा। कमेंट्स करें, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, जल्दी से आपको क्लियर करना है। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल में। तो पाचन क्रिया के बाद जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से वह अंग कौन सा जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, आंत, अमाशय, अग्नाशय, यकृत। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करें, ABCD जो भी आपको आंसर देना है जल्दी से देंगे। कार्बोहाइड्रेट का जमाव हमारे शरीर में कौन करेगा, कमेंट करें। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यकृत, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे यकृत इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी दोस्त, तो आपको क्लियर करना है। तो ये आपको क्लियर करना है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। कमेंट्स करें। चलिए बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन सभी आने वाले हैं, अगर डाले होंगे तो
मेरी समझ से तो मुझे अभी तक बायोलॉजी दिख रही है। आज क्या है क्लास यार, तो मैं समझ में नहीं आता, लास्ट टाइम पे मैं चेक भी नहीं कर पाया क्योंकि वो टीचर की डेथ होने के चक्कर में अ, नहीं देख पाया मैं क्लास को। तो आज मैनेज करें जैसे भी है, अभी क्वेश्चन तो शायद आएंगे आपको, डेफिनेटली आएंगे। तो विद्युत उत्पन्न के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। कमेंट्स करें जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए तांबा का प्रयोग करते हैं हम लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो तांबा इज अ करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन आपको क्लियर करना है। राधे राधे बेटा जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं बताइए? नाभ की संयोजन के फलस्वरूप, नाभ के विखंडन से, रासायनिक क्रिया से, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। चलिए, तो तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जल्दी से कमेंट्स करेंगे। देखिए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभ की संलयन। ये संयोजन जो लिख दिया है इसको आप संलयन ही पढ़ें, संलयन भी पढ़ सकते हो आप, संयोजन यानी संलयन एक ही बात है। तो आप यहाँ पे संलयन भी लिख सकते हो, आप लिख लेना। तो नाभ की संलयन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा नाभ की संलयन के हिसाब से। तो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं, आपको जल्दी से कमेंट करना है। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं: शुद्ध विरल भू धातु, मिश्र धातु, सिरेमिक ऑक्साइड, अकार्बनिक बहुलक। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं, तो जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिरेमिक ऑक्साइड। तो आपको याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सिरेमिक ऑक्साइड आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे उच्च तापीय अतिचालक जो होते हैं वो सिरेमिक ऑक्साइड होते हैं, याद रखें। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है, किसकी बनी होती है? बेरिलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जिरकॉन। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? आपको बताना है बेरिलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जिरकॉन। कमेंट्स करें जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, सिलिकॉन की बनी होती है। देखिए डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी की। तो हम यहाँ पर चेक कराएंगे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर और आपको आगे बढ़ेंगे। ऑटो वन ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करना है कि यूरेनियम विखंडन, नाभिक विखंडन, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे। ऑटो वन ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, किसके आधार पर की? यूरेनियम विखंडन, नाभिक विखंडन, अल्फा विकिरण, गामा किरण। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों आप सभी। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम विखंडन। तो आपको याद रखना है, तो ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है: जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। कमेंट्स करें जल्दी से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी होते हैं, कौन है वो आपको क्लियर करना है। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। देखिए आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा एंजाइम। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। तो बताइए जल्दी से, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होती है? जल्दी से कमेंट करें। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। देखो अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन होती है जो किस में उपस्थित होती है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, त्वचा में। तो आपको याद रखना है त्वचा में उपस्थित होती है अल्फा क्रिएटिन, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, 50%, 60%, 80%। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 42%। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस, दूध, चावल, दाल। कमेंट्स करेंगे किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप। चलिए जल्दी से कमेंट्स करें। देखिए चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, आपको याद है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल में। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो याद रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालेंगे, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो आपको जल्दी से कमेंट करना है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करें। उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। देखते हैं कितनी जल्दी कमेंट करते हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोयाबीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ध्यान रखेंगे सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वॉक्समैन, लुई पाश्चर, ए फ्लेमिंग। आपको क्लियर करना है जल्दी से। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वॉक्समैन, लुई पाश्चर, ए फ्लेमिंग। तो जल्दी से कमेंट करिए। चलिए मैं बता दूं आपको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो याद रखिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंडित अतुल जी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, ए फ्लेमिंग, एन फ्लेमिंग, लुई पाश्चर। जल्दी से कमेंट करें। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, ए फ्लेमिंग, एन फ्लेमिंग, लुई पाश्चर। जल्दी से कमेंट करें। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेंसिलिन की खोज करने वाली वैज्ञानिक भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? थियोफ्रास्टस, हक्सले, लेमार्कस, अरस्तु। कमेंट्स करें, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? देखते हैं कितने दोस्त करेक्ट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, और जल्दी से जल्दी आपको कमेंट्स करना है। और दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए तो बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से कमेंट्स करना है। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरस्तु इज ए करेक्ट आंसर। चलिए मैं चेक करूंगा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? तो जल्दी से कमेंट करें। रोनाल्ड रॉस, सीवी रमन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैक्स प्लांक। तो कमेंट्स करें जल्दी से दोस्तों। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे। देखिए यहाँ पर चेक करेंगे जल्दी से, रोनाल्ड रॉस इज अ करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे बढ़ेंगे। लेप्रासी वैसिलम का आविष्कार किसने किया था? कोच ने, हैंसेन ने, फ्लेमिंग ने, हार्वे ने। लेप्रासी वैसिलम का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप। जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी लोग। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैंसेन ने। तो आपको याद रखना है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज आज मैं आपको बता दूं, जीडी स्पेशल क्लास हो गई है। बायोलॉजी के क्वेश्चन ये सारे, कल टेक्निकल स्पेशल क्लास ले लेंगे, ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, तो अभी लोग आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो मोस्टली लेप्रासी वैसिलम का आविष्कार किया था हैंसेन ने। तो आपको क्लियर करना है ये क्वेश्चन के आंसर्स, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फेदोमीटर का उपयोग किससे मापने में किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता। तो जल्दी से क्लियर करेंगे, फेदोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई मापने में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। तापमान को स्थिर रखना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ध्यान में रखिए, तापमान को स्थिर रखना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा को, विभवांतर को, प्रतिरोध को, विभव को। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, विभव। कमेंट्स करें जल्दी से। चलिए चलिए जल्दी से रखेंगे, टेंशन ना लें। चलिए प्रतिरोध बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियां, परमाणु घड़ियां, श्वेत वामन। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, जल्दी से कमेंट्स करिए आप सभी। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणु घड़ियां। तो याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर परमाणु घड़ियां बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे ए बी सी डी, जो भी आपको अच्छा आंसर लगता है जल्दी से कमेंट्स करिए दोस्तों। तो जितनी जल्दी आप कमेंट्स करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये काम करते रहना है, तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों सभी। चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो आप लोगों को याद रखना है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी। तो कमेंट्स करें, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। तो आपको याद रखना है, पित्त जो इकट्ठा होता है वो यकृत में होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। तो कमेंट्स करें जल्दी से। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए मैं चेक करा दूंगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये याद रखिए, आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पाइसीकरण, ये सभी। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे।
देखिए पित्त का कार्य केवल वसा का पायसीकरण करना होता है और ये आपके लिए इंपोर्टेंट करना है, तो आपको याद रखेंगे। तो पित्ताशय जो कार्य होता है, पित्त का प्रमुख कार्य, पित्ताशय का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैंडस्टीनर, कॉर्नवॉल, ब्राउन, हार्वे। तो कमेंट्स करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम हार्वे इज अ करेक्ट आंसर, तो याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। कमेंट्स करें गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो पेस मेकर का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट्स करें आप सभी। चलिए आप सभी को जल्दी से क्लियर करना है, पेस मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। कमेंट्स करें। देखिए पेस मेकर का जो संबंध है वो हार्ट से है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? यूनानी, अंग्रेज, तुर्क, पुर्तगाली। कमेंट्स करें भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? यूनानी, अंग्रेज, तुर्क, पुर्तगाली। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी। देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा तुर्की। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि आधुनिक पोलो खेल का शुभारंभ जो हुआ था भारत के मणिपुर से हुआ था, लेकिन अगर कभी भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि भारत के मणिपुर में ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम क्या लगाएंगे? फिर तुर्क लगाएंगे। याद रखिए वैसे तो हम कहते हैं कि फारस गए थे, तो फारस लगभग एक जो शहर आता है वो तुर्क आएगा आसपास, तो आपको याद रखना है। तो तुर्की मोस्टली आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा, तो याद रखिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो बताइए मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, असम। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, मणिपुर। तो आपको याद रखना है मणिपुर इज अ करेक्ट आंसर। तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? भारत, चीन, जापान, रूस। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए कबड्डी खेल भारत का ही है, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट बनेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कबड्डी खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? आपको बताना है रूस, भारत, यूएसए, इंग्लैंड। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करना है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट होगा भारत, तो आपको याद रखना है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चेक करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज। तो जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। देखिए क्रिकेट खेल की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो आप सभी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी तरीके से क्लियर करिए और जल्दी से अपने आंसर दीजिए और आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों। तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? आपको जल्दी से क्लियर करना है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए आपको मालूम है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है, आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा देश इसी अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बात करते हैं, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। कमेंट्स करेंगे। चलिए पूरी तरीके से जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, इज अ बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को याद रखना है और बिल्कुल करेक्ट चुनना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो आपको बताना है साओ पोलो, विनीपेग, सेंट लुइस, डुलुथ। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, विश्व के आटे की मंडी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? कमेंट्स करेंगे जल्दी से। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर है, डुलुथ। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद में क्वेकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? आपको बताना है शिकागो, टोक्यो, पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया। तो क्वेकर सिटी के नाम से किसे जानते हैं हम? जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी दोस्त। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे, क्वेकर सिटी हम किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। देखिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। फिलाडेल्फिया इज ए करेक्ट आंसर। तो क्वेकर सिटी हम फिलाडेल्फिया को कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क, रोम, एवर्डीन, सैन फ्रांसिस्को। कमेंट्स करेंगे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर, ग्रेनाइट सिटी के नाम से कैसे जाना जाता है? न्यूयॉर्क, रोम, एवर्डीन, सैन फ्रांसिस्को। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मैं चेक कराऊंगा जल्दी से दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एवर्डीन। तो आपको याद रखना है ये ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों आज की क्लास आपकी ओवर हो चुकी है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9669545193 से आप जुड़ जाइए। लगातार आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो आप लोग लगातार क्लास के साथ बने रहिए।
और कल हम टेक्निकल क्लास ले लेंगे। आज जीडी स्पेशल क्लास हो गई थी 100 क्वेश्चन की मैराथन, कल टेक्निकल स्पेशल मैराथन क्लास हो जाएगी, तो आप लोगों को याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोग। मैं कल कोचिंग नहीं ओपन होगी, 2 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी शायद उन टीचर के सम्मान में कोचिंग ऑफ रखनी पड़ेगी 2 दिन के लिए, तो आप सभी लोग समझ लें। सर टेक्निकल का क्लास कब चलेगा? कल लेंगे डेफिनेटली बेटा, कल मैं पूरे दिन भर फ्री रहूंगा, तो मैं आपके लिए कल बेहतरीन टेस्ट क्लास सेट करता हूँ। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम वो क्लास हम कल ले लेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों आप सभी को, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दें, एक बार अपने सभी दोस्तों को, ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। आज मैंने शेयर नहीं किया है किसी के पास, जब खबर नहीं मिली थी उससे पहले ही मैंने शेयर किया आप लोगों को, उसके बाद में मैंने बिल्कुल भी क्लास शेयर नहीं करी कहीं पर भी। तो आप लोग ध्यान में रखें कि इस क्लास को ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, प्लीज सपोर्ट करें, और ये चीजें अच्छी बात है। आज एक अच्छी बात भी हुई है कि आप लोग हमारे परिवार में अब 4000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 4000 सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये एक अचीवमेंट है। जल्दी से दोस्तों 5000 करिए, फिर 10,000 करिए, 15,000 करिए, लगातार हमारे साथ सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और ये आप लोगों का ही काम है। आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स हमसे जुड़ सकते हैं, तो आप लोग लगातार ये सारी चीजें करिए। जी आज हमें जल्दी से फास्ट करना था, 100 क्वेश्चन थे और लगातार इसी तरीके से क्लास लेनी थी, और इस तरीके से आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए अभी लोग आप मुझे बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? थोड़ा फास्ट रहा होगा, मुझे लगता है कि आज बहुत ज्यादा फास्ट हमने क्लास को खत्म किया है, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बता दें बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। चलिए चलिए, दीपक यादव सर की डेथ हो गई थी बेटा। चलिए आज के लिए इतनी क्लास रखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।